जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम से एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो हम आज साइंस के 9th क्लास में कोशिका चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होता है, जैसे कि अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण हैं फंजाई, जिसे कवक कहते हैं, पादप तथा जंतु। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अतः जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में तरल जैविक पदार्थ को ढूंढा और इसका नाम जीवद्रव्य दिया। यानी कि जीवद्रव्य की खोज पुड़ोकंज ने की थी। कोशिका सिद्धांत एम स्लीडन तथा टी स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। और कोशिका सिद्धांत को आगे विर्चो ने बढ़ाया था। विर्चो के अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, और कुछ जीवों में जिसमें कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका एक स्थिर कोशिका है, जबकि अमीबा का आकार बदलता रहता है। बहुकोशिकीय जीव श्रम विभाजन पर कार्य करते हैं और एक कोशिकीय जीवों में भी श्रम विभाजन का कार्य होता है। यानी कि क्वेश्चन अगर बनता है कि श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, तो एक कोशिकीय जीव भी और बहुकोशिकीय जीव दोनों श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन में है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अकेली कोशिका में पूरा जीव बन सकता है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुना दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी परत को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है और यह कोशिका झिल्ली कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। तो क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से कौन अलग करता है? तो कोशिका झिल्ली। इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर आर पार जाने देती है और कुछ पदार्थों को नहीं जाने देती, इसीलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली को विसरण प्रक्रिया द्वारा आर पार जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया का अर्थ होता है पदार्थों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि
कोशिका झिल्ली के आर पार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा आर पार जा सकते हैं? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा जैसे फिर कोशिका के अंदर और बाहर जो है CO2 की सांद्रता में अंतर होता है, जिस कारण जो है O2 तथा CO2 विसरण क्रिया द्वारा आर पार जा सकते हैं। कोशिका झिल्ली में जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली में जब जल के अणु आर पार जाते हैं तो उससे वह परासरण विधि द्वारा जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि जल के अणु किस विधि द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? तो परासरण के द्वारा। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? इस प्रक्रिया में 3 घटनाएं हो सकती हैं। आइए 3 घटनाओं को देखते हैं। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो में रखा जाए तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका फूलने लगेगी। मतलब कि अगर किसी नमक अथवा शक्कर के विलयन में जिसमें पानी डाला हुआ हो, जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, में कोशिका के टुकड़े को रखा जाए तो पानी कोशिका के अंदर चला जाएगा और जैसे कोशिका फूल जाएगी। इसे अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। दूसरी स्थिति में यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। यानी कि अगर किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें द्रव की सांद्रता और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव की सांद्रता बराबर हो तो ऐसे में जल आर पार नहीं जाएगा और इनके माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा कंडीशन में यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण क्रिया द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणी विलयन कहते हैं, जिससे कि कोशिका सिकुड़ जाएगी। जैसे इसे समझने के लिए कि अगर कोई कोशिका का टुकड़ा है और उसे ऐसे विलयन में डुबाया जाता है जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव से कम है तो कोशिका द्रव के अंदर उपस्थित जल कम सांद्रता वाले जल यानी कि बाहर वाले जल में निकल जाएगा। जल मतलब निकलने लगेगा और वह जल अंदर का कोशिका के अंदर का जल निकलने के कारण वह सिकुड़ जाएगा। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। बहुत सारे एक कोशिकीय अलवणीय जीव अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण विधि द्वारा जल ग्रहण करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली में लचीलापन पाया जाता है जो एक कोशिकीय जीवों को बाह्य पर्यावरण से भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसका उदाहरण अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को याद करने के लिए एक ट्रिक है कि मान लेते हैं अमीबा एक अंडे को अपना भोजन बना रहा है, तो इसे याद करने के लिए अमीबा क्या करता है, अपने अंडे को
चारों साइडों से घेर लेता है और उसके बाद अपना भोजन बनाता है। तो इसको याद रखने के लिए, यानी अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है, तो एंडोसाइटोसिस, यानी कि अंडे को साइटों से घेर लेता है, उसके बाद अपना भोजन करता है, होता है। और अब है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो क्या करता है, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीवद्रव का कुंचन कहते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। कि इसे याद रखेंगे इस लाइन को, कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही जो है जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में जल अवशोषण की क्षमता नहीं होती है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखने में मदद करती है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है यह पौधों, कवक और बैक्टीरिया को हेल्प करती है कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखने में। अब केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यानी कि केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है वो दोहरे परत का होता है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जा पाते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम जो है वो आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति तक जाते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। और अब है डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब ऐसे जीव, यानी कि अब ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर यहाँ बना हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इनमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंग कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन बने कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जो बनेगा उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। यानी कि जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार जो है छोटा होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक का आकार जो है प्रायः 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है,
जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित रहते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। अब हम कुछ कोशिका के अंगक यानी कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उनके बारे में जानते हैं। एक होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER शॉर्ट में लिखा जाता है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों या पुट्टिकाओं की तरह दिखाई पड़ती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे यानी कि खुरदुरी यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पहला खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदुरी इसलिए होती है क्योंकि उसमें राइबोसोम के कण लगे होते हैं, और ये राइबोसोम के कण का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना यानी प्रोटीन का निर्माण करना। और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य होता है वसा तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करना, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य वसा तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करना। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बहुत डीप में है कि जो लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ बनते हैं। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। अब अगला चौथा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी हुई होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, तो ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा अंग है जिनका अपना DNA और राइबोसोम होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जिसका अपना DNA और राइबोसोम होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और पादप कोशिकाओं में होता है प्लास्टिड, यानी कि जिनके पास अपना DNA तथा अपना राइबोसोम होता है खुद का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो अब अगला में पढ़ते हैं राजधानी के बारे में। तो राजधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में छोटी राजधानियाँ होती है, यानी कि राजधानी जो है वो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में राजधानी छोटी पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में राजधानी बड़ी पाई जाती है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है और ये कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। यानी कि पादप कोशिकाओं को कठोरता कौन प्रदान करता है, तो उसकी राजधानी। तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि क्या आप ऐसे दो अंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। यानी कि उसमें अपना DNA होता है, यानी DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो इसीलिए जो है अपना आनुवांशिक पदार्थ हो गया DNA होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है।
यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। तो यानी कि कहा जा रहा है कि अगर कोई कोशिका जो है भौतिक तथा रासायनिक प्रभाव के कारण खत्म हो जाती है यानी मर जाती है तो क्या होगा। तो उसका पोषण उत्सर्जन आदि काम बंद हो जाएगा, यानी कि काम ना ही पोषण होगा, ना ही उत्सर्जन होगा, ना ही श्वसन होगा, कोई काम नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। क्योंकि यह फूटकर जो है खराब कोशिका को पाचित कर देती है। कोशिका विभाजन का अर्थ होता है कि जीवों में वृद्धि हेतु जो नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी कोशिकाएं मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। तो है नई कोशिकाओं के बनने की ही प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सीधे बातों में कि नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन दो तरह का होता है, एक होता है सूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। जिसको कहते हैं सूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है और अर्धसूत्री को अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। कि कोशिका विभाजन की दो प्रक्रिया होती है, पहला होता है सूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री। तो सूत्री विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाओं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं, यानी कि अपनी वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन कहते हैं। जिन कोशिकाओं से यह अलग होती है उन्हें मातृ कोशिकाएं कहते हैं और इस विभाजन में जो है मातृ कोशिका के समान दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसा कि पिक्चर ऊपर के पिक्चर में दिया गया है। यह जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों की मरम्मत में सहायता करती है। यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों का मरम्मत जो है किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा। अब अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, तो जब कोशिकाओं अर्धसूत्रन में विभाजित होती हैं तो जिसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इन्हें अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, जिसमें मातृ कोशिकाओं में पुत्री कोशिकाओं के तुलना में गुणसूत्रों की संख्या डबल है, यानी कि पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अतः कोशिका का यह पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है।